ये साइंस एंड टेक का सेकंड पार्ट है जो हम लोग दृष्टि मैगजीन से कवर कर रहे हैं। अब इसमें पहला करंट अफेयर है 75th रीजनल कमिटी सेशन ऑफ दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द साउथ ईस्ट एशिया। मतलब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके डिफरेंट सेशंस होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए। तो ये था 75th सेशन और ये कौन से रीजन के लिए हुआ था? साउथ ईस्ट एशिया। अब ये कहाँ पे हुआ था ये सेशन? ये हुआ था भूटान में। नाउ इसमें क्या हुआ है कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक रोड मैप तैयार करा है कि वो 2022 से 2030 के बीच में जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं साउथ ईस्ट एशिया में उसको या तो वो कंट्रोल करेंगे या वो प्रिवेंट करेंगे। तो इसमें इसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा उसका एक रोड मैप ऑफ फ्रेमवर्क तैयार करा है। नाउ ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में देखते हैं। वो जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर एट्सेट्रा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ डेथ्स। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे और नेक्स्ट करंट पे दिस टोमेटो फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया। ये कहाँ पे हुआ था टोमेटो फ्लू? ये आउटब्रेक हुआ था केरला में एंड इट वाज इन दिस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ये जनरली किड्स में पाया जा रहा था अप टू 9 years ऑफ एज। तो ये जो टोमेटो फ्लू आउटब्रेक हुआ था ये हुआ था केरला में और ये 9 साल के बच्चों तक में ये हो रहा था। अब इसका सिम्टम क्या है? रेड एंड पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। नाउ नेक्स्ट इज दिस पृथ्वी सेकंड मिसाइल। ये पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, आप ऐसे याद कर सकते हैं पृथ्वी मिसाइल है तो सरफेस से सरफेस। सो सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये है सिंगल स्टेज्ड, 2 इंजन्स एंड लिक्विड फ्यूल प्रोपल्शन। नाउ इसका जो रेंज है ये शॉर्ट रेंज है 350 किलोमीटर्स एंड इट कैन बी लॉन्च थ्रू अ मोबाइल लॉन्चर। मतलब इसे हम लोग इजीली कहीं भी कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। नाउ ये जो पृथ्वी है ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल है अंडर दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ये इसके अंदर हमारा पहला इंडिजीनियस मिसाइल है पृथ्वी। नाउ इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड हमने एक करंट अफेयर इन्वायरमेंट में भी किया था कि जो इसका टारगेट है अचीव करने का उसको एडवांस कर दिया गया है। मतलब ये जो ब्लेंडिंग है पहले 2030 तक कर रहे थे हम लोग बट नाउ दिस 20% ऑफ दिस ब्लेंडिंग टू बी अचीव्ड बाय 2025 इसे हमने एडवांस कर दिया था। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या? पहली बात तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग ये प्योर रीन्यूएबल है नहीं बिकॉज हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में। सो हम इसे क्वासी रीन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अपने पॉलिटी में पढ़ते हैं ना क्वासी फेडरल, तो ये है क्वासी रीन्यूएबल एनर्जी। नाउ इसका जो टारगेट है अचीव करने का मतलब हमने ये जो टारगेट है ये काफ़ी मतलब हमारा जो एम था कि हम लोग 10% नवंबर 2022 तक अचीव करेंगे बट हमने ये जो 10% ब्लेंडिंग है जून 2022 में ही अचीव कर लिया है। अब जो हमारा 20% का जो टारगेट है इसी वजह से हमने एडवांस कर दिया कि जब हम 10% अभी अचीव कर लिए तो हम 20% भी 2025 तक अचीव कर लेंगे। और इसे बोलते हैं मिशन E20 बिकॉज हम लोग इथेनॉल 20% ब्लेंड कर रहे हैं। सो मिशन E20। नाउ इंडिया को मिला है वर्ल्ड का पहला, मिला नहीं मीन्स इंडिया में सेटअप हुआ है इसलिए ऐसा बोला गया है। सो इंडिया गेट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। सो ये भले ही काफ़ी कंट्रीज के साथ मिल के बनाया जा रहा है बट ये हमारे उत्तराखंड में सेटअप हुआ है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नाउ इट्स द इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेशनल नहीं है, इंडिया का नहीं है, सिर्फ ILMT बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये जो सेटअप हुआ है ये देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस जो कि एरीज कंट्रोल करता है मीन्स एरीज के अंडर है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल। मतलब आपको ये पता होना चाहिए ये ILMT कहाँ पे आ रहा है, नैनीताल उत्तराखंड। और एक कैंपस का नाम ऑफ दिस देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस। नाउ ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है तो इसमें जो मोस्ट कॉमन लिक्विड है जो कि यूज़ हो रहा है दैट्स मर्करी एंड और भी लिक्विड्स हम लोग यूज़ कर मतलब उस पर भी ये काम करता है बट मोस्ट कॉमनली हम लोग इसमें मर्करी यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए ज़्यादा डिटेल में आपको मेंस में ज़रूरत पड़ेगा तो अभी बस आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट्स। नाउ दिस ILMT मैंने बोला था काफ़ी कंट्रीज का कोलैबोरेशन है इसमें। सो इट्स जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान। अब इसको लर्न करने के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये 5 कंट्रीज़ के नाम याद करने पड़ेंगे। अब इसमें ये याद कर सकते हैं कि USA नहीं है, रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, जापान नहीं है, जितनी भी मेजर कंट्रीज़ है वो है नहीं। नाउ अब इसका हाँ बट कनाडा है। तो ऐसे आप मतलब ऐसे याद कर सकते हैं इट्स जॉइंटली डेवलप्ड बाय मतलब नॉट होली डेवलप्ड बाय इंडिया। 5 कंट्रीज के कोलैबोरेशन पे ये डेवलप किया जा रहा है, सेटअप इंडिया पे हुआ है। नाउ इसका इंडिया क्या कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इज डन बाय इंडिया। सो इसका जो ऑपरेशंस है मेंटेनेंस है वो इंडिया कंट्रोल कर रहा है। नाउ इट विल बी ऑपरेटिव फॉर 5 years।
मतलब 2022 से लेके 2027 तक ये काम करेगा, मतलब इसका ऑपरेशन चलेगा। और ये जो मिरर इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका डायमीटर है 4 मीटर। नाउ ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये कन्वेंशनल टेलीस्कोप से कैसे बेटर है वो देखते हैं। पहली बात तो ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये एक स्टेशनरी टेलीस्कोप है, मतलब ये एक जगह रह के पूरे वी कैन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और स्पेस को ऑब्जर्व करेगा। अब कन्वेंशनल टेलीस्कोप में क्या होता है कि वो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब जिसे भी वो टारगेट कर रहा है, उसको ही ऑब्जर्व करने के लिए उसी डायरेक्शन में मूव करता है, like moves along the direction of the object of interest in the sky. So एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। इसमें ऐसा नहीं है, इट विल सर्वे एंड कैप्चर एनी एंड ऑल पॉसिबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे ये बस एक पीस ऑफ स्काई को एक बार में देख पाता है, बट LMT में ज़्यादा अपर्चर है, मीन्स ये ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर सकता है। एंड इसमें इट कंप्राइजेज ऑफ दिस मिरर्स विद रिफ्लेक्टिव लिक्विड मर्करी को यूज़ करके, मतलब इसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। और इसमें क्या है, सिर्फ ये हाईली पॉलिश्ड ग्लास मिरर्स को यूज़ करता है। अब इसके ज़्यादा डिटेल में मैंने भी इसमें नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि एक तो टाइम का शॉर्टेज है और फिर मुझे जल्दी करना था ये। और ये जितना भी मैगजीन में दिया है उसे बस मैंने कवर किया है। तो आपको इससे ज़्यादा डिटेल कि हाउ इट्स बेटर देन द कन्वेंशनल टेलीस्कोप, तो आपकी वो ज़्यादातर मेंस में काम आता। तो बस इसमें आपको ये पता नहीं कि LMT इज़ मच बेटर बिकॉज ये ज़्यादा वाइडर कवरेज देता है, प्लस इसमें रिफ्लेक्टिव लिक्विड और वी कैन से मिरर्स यूज़ हो रहे हैं। कन्वेंशनल टेलीस्कोप में क्या है कि वो हाईली पॉलिश्ड ग्लास मिरर्स यूज़ करता है, रिफ्लेक्टिव मिरर्स यूज़ नहीं करता है। और ये एक बार में एक स्काई का एक पोर्शन को ही ऑब्जर्व कर पाता है। Now, the first trial flight using this Gagan satellite technology, it was conducted by this AAI at this Kishangarh Airport, Rajasthan. So ये हमारे इंडिगो ने ये किया है. Now, इंडिगो ने हमारा जो गगन सैटेलाइट है उसको यूज़ करके अपना नेविगेशन किया है। मीन्स विद दिस इंडिगो हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया, नॉट इन इंडिया, इन एशिया, that has used our indigenously developed satellite based navigation system, that is गगन। गगन का फुल फॉर्म ही होता है GPS aided geo augmented navigation। अब ये जो गगन है ये डेवलप करा है इसरो एंड AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। एंड ये 2015 में लॉन्च हुआ था गगन। ये बेसिकली जो भी हमारे मतलब कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको GPS या फिर नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने ये गगन लॉन्च करा था 2015 में। और इसको यूज़ करके हमारी जो इंडिगो है वो पहली एयरलाइन बन गई है एशिया में इसको यूज़ करके, क्योंकि हमारे जो गगन है वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। नाउ ये एक सिस्टम है विच अलाउज नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स टू ऑपरेट विदाउट एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मतलब सबमरीन्स को क्या होता है कि अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सरफेस मतलब वाटर सरफेस से बाहर आना पड़ता है। अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करेंगे तो उन्हें नहीं आना पड़ेगा और वो काफ़ी समय तक मतलब काफ़ी घंटों तक वाटर में स्टे कर सकते हैं। मीन्स अब ये एयर इंडिपेंडेंट है, they can operate without the access of this atmospheric oxygen। अब ये एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 1999 में एक प्रोजेक्ट कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव करा था फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। एंड उन्होंने इसमें ये बोला था कि हम लोग इंडिजिनियसली डेवलप्ड सबमरीन्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट करेंगे। और ये टोटल 24 सबमरीन्स होंगी ये P75I के अंदर, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसमें इन्होंने अभी फिलहाल फर्स्ट फेज में 2 प्रोजेक्ट इन्होंने करे हैं। 2 लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन वर टू बी established, first in this P75 and second is P75I। नाउ P75 के अंदर हमने 6 सबमरीन्स जो भी हैं वो सारी की सारी डीजल इलेक्ट्रिक है। अब इसका सेकंड मतलब ये जो फर्स्ट फेज है उसका सेकंड पार्ट चल रहा है जिसमें P75I प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग इससे रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ पढ़ेंगे कि हमने इसमें जो 6 सबमरीन है जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने इंडक्ट कर लिया है, INS वागशीर नाम है इसका। नाउ अब ये जो P75 वाला था उसमें जो 6 सबमरीन्स है वो सारी की सारी डीजल इलेक्ट्रिक हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन फीचर भी डाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। और ये जो P75I है इसका फीचर है ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर। नाउ द नेक्स्ट इज दिस परम पोरुल। ये है हमारा सुपर कंप्यूटर जो कि कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, NIT तिरुचिपल्ली। नाउ ये हमें पता होना चाहिए कि सारे मतलब बहुत ऐसे न्यूज़ में भी आता है कि परम पोरुल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे सेटअप हुआ है ऐसे। तो ये आपको बस लोकेशन पता होना चाहिए।
Now it's established under this second phase of national supercomputing mission. So नेशनल सुपर मिशन के सेकेंड फेज में इसे स्टैब्लिश किया गया है, और हमें पता है ये सब कौन करता है, सीडैक। नाउ दिस मीन्स सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता है सीडैक। नाउ मैंने बताया तभी आईएनएस वागशीर के बारे में। वागशीर ये हमारा सिक्स्थ सबमरीन है प्रोजेक्ट 75I के अंदर, जो कि सिक्स एंड द लास्ट वन जो कि इंडक्ट कर लिया गया है। और इसके लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मैगजॉन डॉक लिमिटेड के साथ साइन हुआ था। नाउ ये जो वागशीर है ये सैंडफिश है, जो कि डीप सी में मिलती है। इसके नाम पे इसका रखा गया, इट्स अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन। नाउ बाकी के 5 सबमरीन्स के बारे में भी जान लेते हैं, कब कब इंडक्ट हुए, सारे ईयर्स लिखे हैं, उनका नाम जान लो वही बहुत है। आईएनएस कालवरी, आईएनएस कांदेरी, आईएनएस वागीर, आईएनएस करंज एंड आईएनएस वेला एंड नाउ आईएनएस वागशीर। तो हमारा ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया इसके साथ। फर्स्ट फेज के अंदर हमने P-75 में भी 6 सबमरीन्स लॉन्च करे थे, P-75I में भी हमने 6 सबमरीन कर लिया है। टोटल 24 है, 12 सबमरीन्स हो चुके हैं। अब बाकी के 12 भी हम लोग कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दिस RS-28 सरमाट। नाउ ये जो RS है ये एक्चुअली न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये रशिया ने इसको टेस्ट करा है। अभी जो सरमाट है इट्स नेम्ड आफ्टर द नोमैडिक ट्राइब्स जो कि वहाँ पे मतलब पहले रहती थी, मेडेवल पीरियड में पहले वहाँ पे घूमते थे। मीन्स वो पहले साउथ रशिया, यूक्रेन एंड कजाकिस्तान इन रीजन्स पे पहले वो वहाँ पे घूमते थे, मतलब अपना जो भी है मतलब बंजारे की तरह इधर उधर जो भी नोमैडिक ट्राइब्स करती है वो सब करते थे। तो ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है इस मिसाइल का, और ये रशिया का है। नाउ सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 ये हुआ था बैंगलोर में, मींस बेंगलुरु इन कर्नाटका, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। अब ये ऑर्गेनाइज मतलब किसने किया है, इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था कॉन्फ्रेंस ये अंडर दिस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एसोसिएशन। नाउ हम लोग जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर को इंडिजिनसली मतलब इंडिया को ग्लोबल हब बनाएंगे हम लोग सेमीकंडक्टर के फील्ड में, इसके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब इसका थीम क्या है, कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, मींस गिविंग अ बूस्ट टू द इंडियाज इकोसिस्टम। अब जनरली क्या होता है कि जैसे हमें सोलर पैनल्स बनाने हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोग सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करते हैं, मेनली उसका सोर्स है चाइना। तो अब फिर हम चाइना पे डिपेंडेंट है और हमें मूव करना है रीन्यूएबल एनर्जी में, तो फिर हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इंडिया का इंडिजीनियस हम इसे डेवलप करें ताकि हमें किसी कंट्री पर रिलाई ना करना पड़े। सो इसका एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर दिस सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। नाउ इट विल हेल्प प्रोपेल दिस विजन ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सो इसका थीम पता होना चाहिए, कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में। नाउ दिस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर ये डेवलप करा है डीआरडीओ ने। अब इसमें क्या होता है, रैमजेट में क्या होता है कि एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो कि उसके फॉरवर्ड मोशन से ही अपना मीन्स कंबशन करती है, लाइक दैट यूजेस द व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस द इनकमिंग एयर फॉर कंबशन। तो इसे फ्यूल की ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम सबमरीन में पढ़ा वैसे ये रैमजेट जेट इंजन के लिए। नाउ इसका एडवांटेज क्या है, इट एनेब मीन्स SFDR, ये जो हमने भी पढ़ा है इसको, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। इसका एडवांटेज है, इट इनेबल्स द मिसाइल टू इंटरसेप्ट वेरी लॉन्ग रेंज एरियल थ्रेट्स एट सुपरसोनिक स्पीड, मतलब काफ़ी दूर तक ये ट्रेवल कर सकती है, इसे अपना फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है काफ़ी ज़्यादा। मीन्स ये एयर टू एयर मिसाइल विच यूज़ दिस SFDR टेक्नोलॉजी। अगर कोई एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस टू सरफेस नहीं, सरफेस टू एयर नहीं, एयर टू एयर है, तो वो काफ़ी लॉन्ग रेंज ट्रैवल कर सकती है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो उसके फॉरवर्ड मोशन से ही अपना फ्यूल बना रही है, अपने फ्यूल को इग्नाइट कर रही है, तो और कंबशन हो रहा है एटसेट्रा। सो इट कैन अचीव दी लॉन्गर रेंजेस एज दे डोंट रिक्वायर द ऑक्सीडाइजर एंड दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। उसके फॉरवर्ड मोशन से ही अपना फ्यूल बर्न कर रही है तो उसे ज़रूरत नहीं है, पर वो काफ़ी लॉन्ग रेंज काफ़ी स्पीड में जा सकती है। नेक्स्ट है डब्ल्यू बोसॉन। इट्स अ टाइप ऑफ पार्टिकल दैट ओबेज द रूल्स ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। नाउ बोसॉन्स क्या होते हैं, दीज आर समटाइम्स रेफर टू एज फोर्स पार्टिकल्स बिकॉज इट्स द बोसॉन्स दैट कंट्रोल द इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल फोर्सेज अक्रॉस द यूनिवर्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इवन द ग्रेविटी। मीन्स ये ग्रेविटी के साथ भी इंट्रैक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है। ऑल्सो
These bosons facilitate the interactions that make the sun burn and produce energy. तो सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी कहीं ना कहीं बोसॉन की वजह से हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज दिस परम गंगा सुपर कंप्यूटर. हमने परम पोरुल के बारे में अभी पढ़ा था. दैट इज जो कि जहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु. नाउ अब हम कर रहे हैं परम गंगा सुपर कंप्यूटर. इट्स डिजाइंड एंड कमीशन बाय अगेन सीडैक एंड गेबी फेज 2 ऑफ दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था. उसके अंडर इसे करा गया है एंड इट इज डिप्लॉयड इन हियर एट आईआईटी रुड़की. नाउ इससे पहले जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम प्रवेगा. कहाँ पे ये आया है? आईआईसी बैंगलोर. उसे ये मैच द कॉलम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सारे सुपर कंप्यूटर्स आपको पता होने चाहिए कहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं, इंस्टॉल करे गए हैं. जैसे परम पोरुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली, परम गंगा आईआईटी रुड़की एंड परम प्रवेगा आईआईसी बेंगलुरु. अब अगला है परम शिवाय जो कि कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? आईआईटी बीएचयू. एंड दिस परम शिवाय इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजीनियसली. नाउ ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमने अभी डिस्कस करा 2015 में लॉन्च हुआ था. इसका एम था टू कनेक्ट द नेशनल एकेडमिक एंड वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री विद अ ग्रिड ऑफ more than 70 high performance computing facilities by 2022. सो जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो सुपर कंप्यूटर पे काम कर रही है उन सबको कनेक्ट करना. एंड मतलब हमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का मतलब सबको कनेक्ट कर देंगे, हमें ग्रिड मिल जाएगा जिसपे हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और प्रिसीजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दिस गोस-टी सैटेलाइट इन शॉर्ट. ओके, गोस-टी सैटेलाइट ये है नासा का और इसका मतलब क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट. ये लॉन्च कहाँ से हुआ है? केप कनावरल फ्लोरिडा एंड यूजिंग दिस एटलस 5 रॉकेट. नाउ अब ये करेगा क्या? ये एक्चुअली ये नासा का वेदर सैटेलाइट है. सो इट विल ट्रैक द वेरियस डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड फायर्स, लाइटनिंग, पैसिफिक ओशन बेस्ड स्टॉर्म्स, डेंस फॉग एटसेट्रा दैट थ्रेटन द यूएस वेस्ट कोस्ट. तो ये यूएसए ने अपने वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करने या फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए उस पर रिसर्च करने के लिए कि आखिर ये सारे थंडरस्टॉर्म्स वगैरह कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे कहीं पे लाइटनिंग वाइल्ड फायर्स है, मतलब उसे ट्रैक करने के लिए ये नासा ने लॉन्च करा है. अब ये एक्चुअली इस वेदर सैटेलाइट की सीरीज में और ये 4 नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट्स में ये अभी तीसरा है जो लॉन्च हुआ है. टोटल 4 होने थे, सो इट्स द थर्ड. नाउ दिस इंडिया टीबी रिपोर्ट इसे पब्लिश करा है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मानसुख मांडविया जी ने. और ये कब पब्लिश हुआ है? वर्ल्ड टीबी डे के दिन. अब टीबी कब सेलिब्रेट, मतलब वर्ल्ड टीबी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 मार्च. तो ये 24 मार्च 2022 को लॉन्च हुआ है. अब इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स. नाउ कुछ हाइलाइट्स लाइक हम लोग अगर देखें तो प्रीवियस ईयर से इसमें 19% इंक्रीज हुआ है. लाइक 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 19% इंक्रीज हुआ है टीबी केसेस. इवन मोर्टेलिटी रेट हैज इंक्रीज्ड. सो ये आपको बस ट्रेंड पता होना चाहिए कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज दिस. हाँ, एक और चीज़ इसमें जो इंडिया ने एम लिया है टू एंड टीबी इट्स बाय 2025. और हमारा जो एसडीजी गोल है उसमें है ना दैट वी हैव टू प्रमोट द बेटर हेल्थ एटसेट्रा. तो उसमें हम लोग को टीबी को एंड करना है 2030 तक, बिकॉज जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सारे के सारे 2030 तक अचीव हो रहे हैं. बट इंडिया ने टारगेट लिया है कि वो 2025 तक टीबी को एंड करेगा. नेक्स्ट है ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन, जिसे आप शॉर्ट में ओएमजी मिशन भी बोल सकते हैं, और ये नासा का मिशन है. एक्चुअली ये जो मिशन था ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 फॉर 5 years एंड रिसेंटली इट हैज कंक्लूडेड ऑन दिस 31st ऑफ दिसंबर 2021. अब ये जो मिशन था ये नासा का लॉन्च इसलिए करा गया था कि हम लोग जो ग्रीनलैंड है उसका जो आइस कवर है ओशन वार्मिंग की वजह से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द वाटर टेम्परेचर. मीन्स बेसिकली इसका एम था टू ऑब्जर्व दैट ग्रीनलैंड एरिया, ग्रीनलैंड के आइस स्पेस को देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग और वी कैन से ओशन वार्मिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो ये अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है. तो बस आपको पता होना चाहिए कि ओएमजी मिशन किसका है. ओ माई गॉड मिशन, इट्स नासा का है ये. आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं. वैसे ये ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन है. नाउ नेक्स्ट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी. अब इससे पहले क्या हुआ है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को, जबकि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था, उस टाइम पे ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा था. अब फेब्रवरी 22 में
2022 में इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी तो लाना था, तो ये अभी लेकर आए हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। नाउ इसका पर्पस क्या है? इट बेसिकली एम्ड एट बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन टू 5 मिलियन टन्स बाय 2030। सो यही है इसका एम कि हमें जो भी ग्रीन हाइड्रोजन है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना है, कितना? 5 मिलियन टन्स बाय 2030। ग्रीन हाइड्रोजन वो उसके से बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस फॉर स्प्लिटिंग द वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये सबको पता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर उस हाइड्रोजन को यूज़ करके हम कोई अपना काम करते हैं तो वो रीन्यूएबल पे ही जाता है। तो बेसिकली ये रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करी गई है, ताकि हम लोग को डिफरेंट कंट्रीज पे डिपेंड ना होना पे रीन्यूएबल पे स्विच करने के लिए। नेक्स्ट इज दिस ग्राम रिपोर्ट 2022। अब ये जो ग्राम रिपोर्ट है 2022, इट डील्स विद दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ ये जो रिपोर्ट है इसका एम है टू जनरेट द एक्यूरेट एंड टाइमली एस्टिमेट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड, किसका? ट्रेंड ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बर्डन अक्रॉस द ग्लोब। नाउ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट है, क्या ट्रेंड चल रहा है, और मतलब कितना ये अफेक्ट कर रहा है लोगों को, उसका उसके बारे में ये डेटा पब्लिश करेगा ग्राम रिपोर्ट। नाउ अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज द डेथ ड्यू टू दिस AMR इज नाउ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इट्स इवन हायर देन दैट ऑफ द एड्स एंड दिस मलेरिया। नाउ अगर हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो इट्स द रेजिस्टेंस acquired by any microorganism against this antimicrobial or antibacterial drugs that are used to treat infections। मतलब आप जब भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं और मतलब उसके अगेंस्ट अगर वो बैक्टीरिया ही काम करना बंद कर दे, मतलब बैक्टीरिया पे कोई असर ही ना पड़े, तो फिर वो एंटी एंटी बैक्टीरियल मीन्स वो इसे हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, मतलब बैक्टीरिया और माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ईदर चेंजेस ओवर टाइम और नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड्स टू दैट मेडिसिन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स द इन्फेक्शन इवन हार्डर टू ट्रीट। अब इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द रिस्क, इट इंक्रीजेस द रिस्क, इट इवन इंक्रीजेस द डेथ। सो अब ये इवन मतलब मैंने बताया ना यहाँ पे, जैसे एड्स और मलेरिया जैसे डेथ होते थे उससे भी हाई हो गया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जो डेथ हो रहा है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है, फिर आप कैसे ट्रीट करोगे जब आप ये सब के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो। नाउ नेक्स्ट इज दिस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च्ड, जो कि है LVM-3M2, एंड इट हैज़ रिसेंटली प्लेस 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये किसने लॉन्च करा है? हमारी जो स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने ये स्पेस व्हीकल लॉन्च करा है। मतलब ये सॉरी सैटेलाइट्स लॉन्च करे हैं यूजिंग दिस LVM-3 and M2 व्हीकल। नाउ ये जो LVM-3 M2 मिशन है, इट्स अ डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन फॉर अ फॉरेन कस्टमर वन वेब थ्रू दिस NSIL। नाउ ये जो भी सैटेलाइट्स थे वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस हुए हैं। मीन्स ये पहली बार है कि हमारी जो प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है दैट्स अग्निकुल कॉस्मस, उसने ये लॉन्च करा है यूजिंग दिस व्हीकल। नाउ नेक्स्ट इज दिस INS सिंधु ध्वज। दिस INS सिंधु ध्वज, इट अभी इसको रिसेंटली डिकमीशन कर दिया गया है। इट वॉज कमीशन इन 1987 इन इंडियन नेवी, और अभी इसने 35 ईयर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करा है, तो इसे डिकमीशन कर दिया गया है। बस इतना ही है न्यूज़ में। नाउ नेक्स्ट इज दिस तिहान। नाम से लग रहा है चाइना का होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे रिलेटेड नेम्स पढ़े हैं उनके स्पेस मिशन के लिए एटसेट्रा। बट ये जो है इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन टेस्ट बेड फैसिलिटी है। अब तक क्या था कि हमारे पास कोई भी ऐसा टेस्ट बेड फैसिलिटी नहीं था टू इवेलुएट द ऑटोनॉमस नेविगेशन ऑफ द वेरियस व्हीकल्स। बट अब हम लोग वो चीज़ कर पाएंगे। मीन्स ऑटोनॉमस नेविगेशन मतलब जो रोड है, रोड पे जो भी व्हीकल्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। They are even connected to the traffic lights and the various road items, signs, etc. अब इसकी वजह से क्या होगा, जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। इट विल इम्प्रूव द सेफ्टी, इम्प्रूव द ट्रैफिक फ्लो एटसेट्रा। बट ये सब चीज़ें फील्ड में आने से पहले हमें इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत है। सो तिहान उसको एक टेस्ट बेड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड इट्स डेडिकेटेड टू कनेक्टेड ऑटोनॉमस व्हीकल्स। सो इसमें यही है, आप तिहान का फुल फॉर्म देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन द ऑटोनॉमस नेविगेशन। मीन्स इट विल बूस्ट दिस ऑटोनॉमस नेविगेशन। नाउ एमपॉक्स इज नथिंग बट द मंकी पॉक्स वायरस, बट रिसेंटली इसका नेम चेंज कर दिया गया है। मतलब टू अवॉइड दिस रेसिस्ट काइंड ऑफ फीलिंग एटसेट्रा। ये रेयर वायरल डिजीज़ है
जो कि हमें पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में होता है, सेंट्रल एंड द वेस्ट अफ्रीका। बट ये WHO ने इसका नाम रिसेंटली मंकी पॉक्स से एमपॉक्स कर दिया इन द वेक ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द रेसिस्ट एंड दिस स्टिग्मेटाइजिंग लैंग्वेज सराउंडिंग द नेम ऑफ द डिजीज। नाउ नेक्स्ट इज दिस एक्सरसाइज पार एक्स 2022। अब हमने तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखी हैं काफ़ी सारी, अब ये एक एक्सरसाइज पार, इट्स रिलेटेड टू द साइबर सिस्टम। नाउ इसमें देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिकग्नाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द साइबर इंसिडेंट इन IT एंड द OT सिस्टम। नाउ इसका थीम क्या है? डिफेंडिंग द साइबर इंड्यूस डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे हम लोग मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सो दिस एक्सरसाइज पार एक्स 2022 इट्स द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस हैव मीन्स ये लिस्ट को रिलीज करा गया है बाय दिस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लिस्ट है इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड, अब ये फंगल इन्फेक्शंस की लिस्ट है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिटिकल, हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी। नाउ दिस FPPL फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट बोलते हैं इसे, जिसमें कि 19 फंगाई दैट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ आर लिस्टेड। ये कुछ नहीं है, पहली बार फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड एक लिस्ट WHO ने रिलीज करी है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। अब इसमें 19 फंगाई से रिलेटेड जो भी है डेटा इसमें है, जो कि ग्रेटेस्ट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ को। नाउ इंडिया ने टारगेट सेट करा है काला अजहर का एलिमिनेशन बाय 2023, TB का 2025, और WHO का क्या है 2030, वही SDG वाला। इंडिया का काला अजहर में इट्स नॉट 2025, इट्स 2023। Next is INS Vikrant. It's the newest and the most powerful ship. Also the aircraft carrier, INS Vikrant was commissioned recently in September 2022. INS सिंधी ध्वज को decommission किया गया है and INS Vikrant को अभी newly induct किया गया है. Now इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. Like it's the largest warship to have been ever built in, means to have been ever built in India, and it's the first indigenously designed warship, and it's designed by Warship Design Bureau. नाउ इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर द स्पेस एक्टिविटी कहाँ पे आ रहा है? गढ़वाल रीजन ऑफ द उत्तराखंड। ये स्पेस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए पहला SSA दैट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी ये आ रहा है गढ़वाल रीजन ऑफ द उत्तराखंड। इट विल बी यूज टू ट्रैक द ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर इन साइज ऑर्बिटिंग द अर्थ। नाउ सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ था ये सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। इसकी वजह से क्या होगा? इट विल स्ट्रेंथन मीन्स द सेंटर एंड स्टेट एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस साइंस, एंड इट विल गिव बूस्ट टू द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म and basically to build a robust STI ecosystem across the country, that is science tech innovation। तो उसे ये इनोवेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए सेंटर साइंस क्या बोले थे, सेंटर साइंस कनक्लेव अहमदाबाद में कराया गया था, ताकि जो भी सेंटर का एफर्ट है, स्टेट का एफर्ट है, सब मिलके इस STI को बूस्ट करें, दिस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नाउ इंडिया को यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला है, किसके लिए मिला है? फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। दिस इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था, एंड इट हैज़ बीन एक्सपैंडेड इन अ फेस्ड मैनर टू कवर मोर देन 130 एटसेट्रा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इंडिया ने लॉन्च करा था 2017 में टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, एंड उसके लिए इंडिया को यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, ये एक्चुअली सारे शॉर्ट न्यूज़ चल रहे हैं जो भी उस मैगजीन में शॉर्ट में दे रखे हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ वन लाइनर, बस आपको एक रीडिंग ही लेनी है। नेक्स्ट है, इसरो सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट्स दिस इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डेक्लोरेटर टेक्नोलॉजी विच इज डिजाइंड बाय दिस VSSC, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नाउ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज, हमने अभी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी थी, अब एक और है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। नाउ दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय India and the UK government, that's United Kingdom, and it was conducted for 26 countries. अभी देखते हैं हम लोग India's National Security Council Secretariat NSCS and the UK government in collaboration with the BAE Systems, and it's conducted for 26 countries. Now internet service through ISRO satellites. अब इसके लिए जो ह्यूग्स कम्युनिकेशन इंडिया है, it has launched India's first commercial high throughput satellite HTS broadband services, and it will provide
मीन्स ये जो ह्यूक्स है इट विल प्रोवाइड दिस HTS ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूजिंग इसरोज GSAT सैटेलाइट एंड दिस GSAT 29 सैटेलाइट, मीन्स GSAT 11 एंड GSAT 29 को यूज करके ये जो ह्यूक्स कम्युनिकेशन इंडिया है इट विल प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस यूजिंग दीज सैटेलाइट्स, मीन्स ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगा। एंड दीज GSAT सीरीज है कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, सो GSAT 11 GSAT 29 बोथ आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नाउ ये पहला क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ माया, ये चाइना ने इसे सक्सेसफुली क्लोन करा है बाय चाइना बेस्ड जीन फर्म जिसका नाम है सिनोजीन बायोटेक्नोलॉजी। अब ये माया क्या है, मीन्स इसके कुछ फीचर्स हैं लाइक जो इसमें डोनर सेल है इट्स फ्रॉम द स्किन सैंपल ऑफ वाइल्ड फीमेल आर्कटिक वल्फ एंड oocyte कहाँ से आया है, फीमेल डॉग। एंड इसकी जो सरोगेट मदर है इट वाज अ बीगल, मीन्स ये हो चुका है। सो ये ऐसे इसमें फैक्ट्स थे कुछ, इतना ज़्यादा डिटेल में तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल छोटा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इसमें। बस ये है कि जो ये पहली बार क्लोन्ड वाइल्ड लाइफ आर्कटिक वॉल्फ है ये चाइना ने माया स्काई मीन्स चाइना का है। नाउ नासाज डार्ट स्पेसक्राफ्ट हिट्स टारगेट एस्ट्रॉइड। अब इसको किया ही था कि कोई भी एस्ट्रॉइड है उसे हमारे मतलब हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके लिए डार्ट मिशन लॉन्च करा था नासा ने। सो ये नासा का डार्ट मिशन था और ये उसमें सक्सेसफुल हुआ है। आफ्टर 10 months ऑफ फ्लाइंग इन स्पेस नासाज दिस डार्ट दैट इज डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, इट हैज सक्सेसफुली इम्पैक्टेड इट्स एस्ट्रॉइड और उसको रीडायरेक्ट कर दिया है। और ये वर्ल्ड का पहला प्लानिटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। मीन्स डिफेंस इसलिए क्योंकि खुद को बचा रहे हैं, हमारे अर्थ को बचा रहा है ये, तो जो भी एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आ रहा है उसे हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे और ये उसमें सक्सेसफुल रहा है नासा का डार्ट मिशन एंड इट्स द नासाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू मूव एन एस्ट्रॉइड इन स्पेस। नेक्स्ट इज दिस इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हमारे प्रेसिडेंट ने इसे इनॉग्रेट करा है, कहाँ पे, बेंगलुरु में। सो एक बार और इसका देख लेते हैं नाम, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। क्रायोजेनिक वही है जिसमें हम लोग बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन लाइक आइस मतलब आइस तो मैं बोली बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है वैसे इस पे काम। नाउ इट्स डेडिकेटेड टू रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स असेंबली फॉर इसरो। सो अब क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बेंगलुरु में इस्टेब्लिश कर दी है, तो हम लोग अपने स्पेस मिशंस जो कि क्रायोजेनिक पे काम करते हैं उसे बूस्ट मिलेगा, उसको और आगे ले जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दिस अभ्यास हीट। DRDO ने अनाउंस करा है द सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द टेस्ट ऑफ दिस अभ्यास हीट वेयर इन ओडिशा, चंडीपुर ओडिशा में से मतलब टेस्ट करा है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। अभ्यास हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। नाउ सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कहाँ पे आ रहा है, IISc बेंगलुरु। सो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कहाँ पे आ रहा है, IISc। चाइना का न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। अब चाइना ने अपना चैंगी मिशन भेजा था मून पे, तो उस पर काफ़ी रिसर्च करके डेटा लेके उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड मैप तैयार करा है एंड इट्स द मोस्ट डिटेल्ड टिल डेट। और इसे एक्चुअली ये बोल क्या रहे हैं, न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून created this high resolution topographic map on the basis of the data which it has collected ड्यूरिंग दिस चाइनाज चैंगीज प्रोजेक्ट। चैंगी मिशन लॉन्च करा था ना, उसी से रिलेटेड उन्होंने वहाँ से डेटा यूज़ करके अपना डिटेल्ड मैप टोपोग्राफिक मैप प्रोड्यूस करा है। और ये वर्ल्ड की मतलब वी कैन से द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, इतना डिटेल मैप प्रोड्यूस करा है। GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट्स रिसेंटली लॉन्च्ड एंड हैज़ बीन बिल्ट बाय इसरो एंड NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इट वॉज लॉन्च फ्रॉम दिस फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका में यूजिंग दिस एरियाने 5 स्पेस लॉन्च व्हीकल। साउथ कोरिया ने लॉन्च करा है अपना पहला डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट इन सेकेंड अटेम्प्ट। मैगजीन में इसके आगे कुछ भी नहीं दिया था तो मैंने कुछ नहीं लिखा है बिकॉज मेरे पास टाइम का कम था, तो मैं सिर्फ मैगजीन को ही कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो आप इसका देख सकते हैं गूगल पे। इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, इट वॉज लॉन्च्ड इन तेलंगाना। सो ये इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है जो कि तेलंगाना हैदराबाद में आ रहा है। अब फ्लो केमिस्ट्री क्या है, इसको हम लोग एक प्लग फ्लो भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज दिस फ्लो कॉन्टिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री।
इट्स अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शंस इन अ ट्यूब और अ पाइप। मतलब जो भी हमारे वी कैन से रिएक्टेंट्स हैं उसको हम लोग ट्यूब में पाइप में डाल देंगे और फिर वो अंदर ही रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट देगा। तो वो जो भी रिएक्शंस होती हैं वो ट्यूब और पाइप में होता है, उसी को बोलते हैं फ्लो केमिस्ट्री। नाउ ये रिएक्टिव कंपोनेंट्स आर पम्प्ड टुगेदर एट अ मिक्सिंग जंक्शन एंड फ्लो डाउन अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड पाइप और ट्यूब। मतलब उस ट्यूब पे आप उसे टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ दिस आईएनएस गोमती, इसे भी डीकमीशन कर दिया गया है। अभी हमने आईएनएस सिंधु ध्वज के बारे में पढ़ा था जिसे डीकमीशन कर दिया गया है, और आईएनएस विक्रांत को इंडक्ट करा गया है। और ये आईएनएस गोमती को डीकमीशन कर दिया आफ्टर 34 years ऑफ सर्विस। नाउ अस्त्रा मार्क फर्स्ट, ये डीआरडीओ ने इसे डिप्लॉय करा, मीन्स डेवलप करा है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय दिस डीआरडीओ। इट्स बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब ये एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र नाम ही है इसका। सो एयर टू एयर मिसाइल, इसकी जो रेंज है 110 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर हाइट। बस आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ ने इसे बनाया है। वैसे भी जितने भी मिसाइल्स होते हैं वो डीआरडीओ ही करता है। अब इसमें इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर है। नाउ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज कहाँ पे आ रहा है ये, मतलब कहाँ पे सेटअप किया गया, आईआईटी मद्रास हाइपरलूप के लिए, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब हाइपरलूप के बारे में आपको पता होगा, एक ऐसी, मतलब मेरे पास इमेज तो अभी नहीं है, मैंगलोव ट्रेन्स जिसे बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे मूव करती है। चलो इसके बारे में मैंने इतना सर्च नहीं करा, बट मैंने पढ़ा है तो मुझे इसके बारे में पता है। नाउ कंट्री का पहला ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे आ रहा है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ये एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है। इसमें होता क्या है, जो भी वेस्ट वाटर, मीन्स इट्स अ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी विच एलिमिनेट्स द लिक्विड वेस्ट एंड मैक्सिमाइजेज द वाटर यूसेज एफिशिएंसी। एक मतलब थोड़ा भी इसमें वेस्ट नहीं रिलीज होगा, लिक्विड वेस्ट, हम पूरी तरीके से वाटर को यूज कर पाएंगे। नाउ S3N8 बर्ड फ्लू, फर्स्ट टाइम है कि जो इसका स्ट्रेन है वो ह्यूमंस में डिटेक्ट हुआ है। अब ये कहाँ पे हुआ है, चाइना में। इसे हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, एवियन फ्लू भी बोलते हैं। नाउ दिस स्फेयरएक्स मिशन, ये है नासा का, जो कि 2024 में लॉन्च होगा। अब इसका फुल फॉर्म देख लो, मतलब बस पता होना चाहिए किसका मिशन है ये। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोक ऑफ दिस रियनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। नाउ नेशनल पॉलिसी फॉर द मेडिकल डिवाइसेस 2022, ये नेशनल पॉलिसी है, ये लेकर आई है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में है। सो अगर ये पूछ ले कि नेशनल पॉलिसी फॉर द मेडिकल डिवाइसेस कौन सी मिनिस्ट्री लाई है, इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब इसका टारगेट क्या है, डेट बाय 2047, पहली बात तो हमारी जो कंट्री यार, कंट्री विल बी द होम एंड ऑरिजिनेटर टू 25 हाई एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इन medtech। एंड दूसरा है विल हैव अ medtech इंडस्ट्री ऑफ दिस मच अमाउंट, दिस मच बिलियन डॉलर्स एटसेट्रा। एंड पूरे ग्लोब का हम लोग 10 से 12% शेयर होल्ड करेंगे। सो इसका एक देखो, पहले तो ये 2047 तक अचीव करना है। सो ये जो पॉलिसी है ऑफ दिस मेडिकल डिवाइसेस, ये 2047 तक जो भी इसमें टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं, इसे लेकर आ रही है दिस मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें यह कि हमारे इंडिया में 25 हाई एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज लाए जाएंगे, मतलब इंडिया में होंगे, और मेडिकल से रिलेटेड। और उसके बाद जो हमारी जो मेडटेक इंडस्ट्री होगी, इट विल बी ऑफ दिस 100 to 300 billion dollars इन साइज विथ 10 to 12% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं, और हमारे जो भी मेडिसिन हैं, अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत डिमांड थी। नाउ नेक्स्ट इज दिस विजिल मिशन। अब ये जो मिशन है विजिल, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसका एम क्या है, इट बेसिकली एम्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम इट्स नियरेस्ट स्टार दैट इज सन। अब इस मिशन में होगा क्या, दैट दिस यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू पोजिशन द टू स्पेस क्राफ्ट इन द लेग्रांजे पॉइंट L1 एंड L5। So Lagrange point होते क्या हैं? These Lagrange points are the locations in the space where the combined pull of the gravitation of the two large masses roughly balance each other. जैसे ये वो पॉइंट होंगे स्पेस में, जैसे मान लो सन है और अर्थ है, अब उनके बीच में एक लेग्रांजे पॉइंट है, और वो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ना ही मतलब सन की ग्रेविटी का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ही अर्थ की ग्रेविटी का, बिकॉज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, जो हमारी सैटेलाइट प्लेस हुई है उस जगह पे, इट विल रिमेन एट दैट कांस्टेंट डिस्टेंस रिलेटिव टू दीज लार्ज मासेस। सो हमने आदित्य L1 मिशन में भी, L1 बोल रहे हैं ना, आदित्य L1 मिशन, उसमें भी हम लोग लेग्रांजे 1 L1 पॉइंट पे प्लेस कर रहे हैं। सो ये इसका एम यही है, वेयर द ग्रेविटेशन पुल इंटरैक्ट टू प्रोवाइड अ स्टेबल रीजन।
मीन्स कॉन्स्टेंट रीजन। नाउ नेक्स्ट इज दिस नूर 2 सैटेलाइट। ये जो नूर सैटेलाइट है ये ईरान की है। ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है जिसे लॉन्च करा है ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। सो आपको पता चाहिए नूर 2 किसकी, ईरान की सैटेलाइट है। नाउ यहाँ पे स्पेसएक्स ने लॉन्च करा है इटली के लिए एक सैटेलाइट, दैट इज इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब इसका नाम यहाँ पे है कॉस्मोस स्काईमेट सेकेंड जनरेशन FM2 CSG2। नाम बहुत ही अजीब सा है, बस एक बार आप देख लेना। नाउ इसका पर्पस क्या है कि इसमें जो सैटेलाइट्स हैं उसका पर्पस है, देयर आर 2 सैटेलाइट्स इन दिस एंड एम है टू ऑब्जर्व द अर्थ यूजिंग दिस सिंथेटिक अपर्चर रडार। नाउ सिंथेटिक अपर्चर रडार से अगर वो अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेगी। तो उससे काफ़ी डिटेल में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नाउ ये मिशन किसका है, इटालियन स्पेस एजेंसी का। नाउ नेक्स्ट इज दिस पार्थॉन 2022। हमने मैराथन देखा है, हैकाथॉन भी देखा है, अब हम लोग पार्थॉन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स लॉन्च टू फाइंड द टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब दिस ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस वगैरह होते हैं जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मीन्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सॉल्यूशंस बताएगा टू सॉल्व द वेरियस, एक ही प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ लॉसेस नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेगा, ये हमें पार्थॉन से मतलब ये लॉन्च हुआ इसी के लिए, दैट ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस बताएगा उन लॉसेस और वी कैन से जो भी इश्यूज हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उसे एलिमिनेट करने के लिए। एंड इट्स इम्प्लीमेंटेड बाय REC लिमिटेड जो कि एक नवरत्न कंपनी है अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नाउ एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट आ रहा है इंदौर पे। कवच, ये है एक वी कैन से कवच नाम से ही लग रहा है, ये लॉन्च करा गया है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन द रेलवेज। सो ये जो टेक्नोलॉजी है रेलवेज की है, कवच टेक्नोलॉजी, ये एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इसकी टेस्टिंग भी हुई है, वीडियो भी आप देख सकते हैं इसका। इट विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स गोल ऑफ जीरो एक्सीडेंट्स and its technology will stop the train as soon as it detects another train in the same track within a specific distance। मतलब वो इसकी टेस्टिंग भी हुई है और अगर सामने से कोई और ट्रेन आ रही है तो वो अपने आप ही रुक जाएगी। तो ये सक्सेसफुल भी हो रखी है। नाउ न्यू बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी ऑफ गुजरात। गुजरात अपनी एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ गुजरात। ये गुजरात अपनी न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लेकर आई है विच ऑफर्स अप टू 25% ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में तो उसे 25% का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। एक्चुअली ये सपोर्ट क्यों दे रहे हैं, टू गिव बूस्ट टू द इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। एंड ये 5 साल के लिए, ये जो पॉलिसी आई है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये 5 साल के लिए है 2022 से 2027। नेक्स्ट इज दिस जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन है क्या, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द नॉन ह्यूमन टिश्यूज और ऑर्गन्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। नाउ रिसेंटली जनवरी 2022 में डॉक्टर्स ने पिग हार्ट को ह्यूमन हार्ट में ट्रांसप्लांट किया USA में। इससे पहले भी काफ़ी अटेम्प्ट्स करे गए थे बट वो सारे रिजेक्ट हो रहे थे क्योंकि उसकी बॉडी जो भी एनिमल ऑर्गन डाले जाते थे उसको रिजेक्ट कर रही थी। बट लास्ट में पिग हार्ट को एक्सेप्ट करा, मीन सक्सेसफुल हुआ ये ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट इज दिस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 एंड ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इट वाज रिलीज ड्यूरिंग इट्स ऑनलाइन दावोस एजेंडा समिट। सो ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड अब कोई वीडियो नहीं आ रही है दृष्टि मैगजीन पे। और मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पे बोला था कि हिंदी में और इंग्लिश मैगज़ीन में डिफरेंस है। देखिए पहली बात तो ये जो दृष्टि मैगज़ीन है ये पहली बार इंग्लिश में लेकर आई है अपनी आई दृष्टि। तो आपको ये अच्छी बात है ना कि हिंदी वाली मैगज़ीन को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो जितना भी आपको कंटेंट मिला आप उसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अभी तो वैसे आपको इसकी जो लेटेस्ट अपडेटेड मैगज़ीन है वो भी रेफ़र करनी है, जो टॉपिक्स आपने नहीं किए हैं उसको भी कवर करना है। तो उसके बाद फिर अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ हिंदी में ज़्यादा कंटेंट दिया है, आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप हिंदी वाले से आप देख सकते हैं, फिर आपको उसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हिंदी का जो भी वो उसमें हेडिंग दे रखी है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करिए, आप किसी और सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आप इतना भी कर ले तो भी बहुत है, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी तो करना है। सो अब हम लोग जो भी
कोर्सेज वगैरह लाएंगे वो 21 में या 20th ऑफ में या 22nd में उस टाइम पर ही आएंगी, क्योंकि मैंने बताया था मैं 21st तक बिजी हूँ, 21st तक बिजी हूँ, उसके बाद ही कोर्सेज आएंगे. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.